दिल्ली में हो रही बारिश के बाद अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद अब वाटर लॉगिंग की समस्या, दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है और तेज बारिश की वजह से मिंटो रोड को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, मिंटो रोड बंद होने पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और कई इलाकों में बारिश से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी अब सामने आ रही है। तो सुबह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो रही बारिश के बाद जिस तरीके से मिंटो रोड की ये तस्वीर सामने आई है, देखिए अब यहां पर पूरे मिंटो रोड को बंद रखने का फैसला लिया गया है और सुबह सुबह का वक्त है, ऑफिस आवर्स हैं और कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड में लगातार पानी भर जाने की वजह से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि सुबह बारिश की शुरुआत के तहत ही इस पूरे रूट को बंद रखने का फैसला लिया गया है और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हालांकि अब वाटर लॉगिंग की समस्या की कैसे देखने को मिल रही है, दूसरी तस्वीर आपके सामने, जगह जगह पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। फिलहाल आपको बता दें, बारिश के बाद मौसम भले ही सुहाना हो चुका है, लेकिन अब पानी भर जाने की वजह से किस तरीके से मिंटो रोड को बंद रखने का फैसला लिया गया। हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हो रही बारिश के बाद मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन उसके साथ ही जल भराव की मुसीबत से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और मैं इस वक्त हूँ मिंटो रोड पर। मिंटो रोड की तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर तरफ धीरे धीरे जल भराव होना शुरू हो गया है और इसीलिए मिंटो रोड बंद कर दी गई है। एहतियातन के तौर पर पहले से ही मिंटो रोड को बंद कर दिया गया है ताकि इधर कोई जाए नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में तो पानी भरना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह से तेज बारिश हो रही है। इस वजह से धीरे धीरे जल जमाव शुरू हो गया है और लॉन्ग वीकेंड के बाद आज से ऑफिस खुल रहे हैं और सुबह सुबह की बारिश, मौसम तो इससे ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन जो इस बारिश में ट्रैफिक जैम और उसके साथ ही साथ जो जल भराव की समस्या जो लोगों को होगी, उससे उनको सुबह ऑफिस जाने में देर हो सकती है। इसलिए वो समय से निकले। जिस तरह की बारिश आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसको देखते हुए ज़रूरी है कि ऑफिस अगर समय से पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज दिल्ली में ट्रैफिक जैम होने जा रहा है कुछ देर के बाद और उसके साथ ही साथ जल भराव की जो स्थिति होगी उसमें भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जल जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए देखिए किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। एक साइकिल वाला अगर उधर गया है तो लोग रोक रहे थे उसको कि आप उधर मत जाए, क्योंकि जल भराव ज़्यादा हो रहा है नीचे। चूँकि आप देखेंगे मिंटो रोड की स्थिति यहाँ सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर बारिश के जैसे ही बारिश तेज होती है वैसे ही यहाँ पर इस रोड को बंद कर दिया जाता है। तो मिंटो रोड की स्थिति आपने देखी, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली के राजघाट पर हालात क्या हैं, देखिए संवाददाता सुमंत कुमार की इस रिपोर्ट में। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह की शुरुआत मूसलाधार बारिश के साथ हुई है। इस वक्त मैं रिंग रोड के नजदीक वीर भूमि के ठीक सामने मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे सर्विस रोड में यहाँ पानी भर गया है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी के टायर हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग यानी पानी जमा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी सड़क पर भर गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार हैं। मतलब साफ है कि लोग जब सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकलेंगे तो आज उन्हें ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से वाटर लॉगिंग यानी सड़क पे पानी जमा हो गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के जो आधे टायर हैं वो पानी में डूबे हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। यानी बारिश की वजह से गर्मी से भले ही राहत हो, लेकिन आज ट्रैफिक की आफत तो होने वाली है। जर्नलिस्ट विपुल के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।
और उस वक्त वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक की हालत कैसी है? हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिंटो रोड से शालिनी वाजपेयी और साथ ही राजघाट से सुमंत इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले शालिनी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें आप दिखाएं, इस वक्त हालात क्या? बिल्कुल सुरभि, मैं आपको मिंटो रोड की तस्वीरें अगर दिखाऊं तो देखिएगा यहाँ किस तरह से पानी भर गया है और लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए रोड बंद कर दी गई है। और जब भी कभी बारिश शुरू होती तो सबसे पहले लोगों का ध्यान सिर्फ मिंटो रोड की तरफ जाता है कि मिंटो रोड की क्या स्थिति है। मिंटो रोड से ही दिल्ली की बारिश को नापा जाता है कि आखिर बारिश कितनी हो रही है। तो देखिए, लोग इधर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार जब भी यहाँ पर देखते हैं पानी बढ़ गया है तो लोग जा नहीं पा रहे हैं उधर। तस्वीरों में देखिएगा किस तरह से नीचे की तरफ पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, कैसे पानी भरा हुआ है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं दूसरी तरह आपको तस्वीर दिखाऊंगी बैरिकेडिंग की कि कैसे बैरिकेडिंग है ताकि लोग इधर न जाने पाए, कोई भी गाड़ी लेकर इधर न जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर रास्ता ये खुला रहता है तो लोग सोचते हैं कि उधर पानी कम है और लोग यहाँ से निकल जाते हैं, फिर वहाँ पर और कोई हादसा भी हो सकता है। इसीलिए एहतियातन तौर पर यहाँ पर मिंटो रोड पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दीनदयाल उपाध्याय रोड की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर भी जल भराव काफी हो गया है। तो अगर आप मिंटो रोड की तरफ जा रहे हैं तो पहले से ही प्लान कर ले और कोई दूसरा रास्ता ले ले। उसके अलावा अगर आप दीनदयाल उपाध्याय रोड पर आना चाहते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि दीनदयाल उपाध्याय रोड पर भी यानी शालिनी हमारी सहयोगी बता रही है कि आईटीओ से आगे बढ़ते हुए दीनदयाल उपाध्याय रोड से आगे जो लोग कनॉट प्लेस जाने का रुख करते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस पूरे रूट को फिलहाल लगातार हो रही बारिश और वाटर लॉगिंग के बाद बंद रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच सुमंत, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि राजघाट में तो पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, जाहिर सी बात है पूरे रिंग रोड रूट पर भी इसका असर। बिल्कुल सुरभि, देखिए सर्विस रोड पे तो पानी भरा हुआ है ही, हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये देखिए ये मेन रोड है। मैं जिस जगह पे ये खड़ा हूँ यानी आईटीओ से राजघाट होते हुए आईएसबीटी आजादपुर मंडी करनाल को जोड़ने वाली ये मेन रोड है और आप तस्वीरें देखिए कि कितना पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पे भले ट्रैफिक पे इसका बहुत ज्यादा असर ना हो, लेकिन जिस तरह से सुबह मूसलाधार बारिश हुई है, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि रोड पे अगर ये तस्वीरें देखिए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे तस्वीरें देख के यकीन कर पाना मुश्किल है। ये दिल्ली का रिंग रोड है, घुटने तक पानी भरा हुआ है पूरे रिंग रोड के एक हिस्से में। हालांकि यहाँ ट्रैफिक पर असर नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, जखीरा, आश्रम, वजीराबाद, दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पे हैवी वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा इसी तरह से पिछले दिनों जब मूसलाधार बारिश हुई थी, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में सुरभि एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई थी। और उसके बावजूद अगर आप देखिए कि फिर लंबे चौड़े वादे किए गए थे एमसीडी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन महज कुछ घंटों की बारिश और एक बार फिर दिल्ली की पोल खुल चुकी है। और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरीके से रिंग रोड पे घुटने तक पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें सिर्फ रिंग रोड के ही नहीं, दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे इस तरह से मेन रोड पे पानी भर गया है, लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। वक्त है और जल भराव की वजह से लोगों की दिक्कतें जाहिर सी बात है वाटर लॉगिंग की वजह से बढ़ सकती है। नजर बनाए रखें हालात पर, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस बीच हैदराबाद में मूसलाधार बारिश को लेकर भी खबर है। शहर के कई हिस्सों में पानी और जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोगों को परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ रहा है उसकी ये तस्वीर देखिए। ये सड़क पर बाइक सवार है जो पानी के तेज बहाव में बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोगों की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, दो युवक इसे बचाने के लिए पहुंच गए। हैदराबाद की दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अंडरपास की तरफ भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है और साथ ही पानी का बहाव लगातार हो रही बारिश के बाद इतना तेज कि एक बाइक सवार बाइक समेत इसमें बहता हुआ नजर आया। और अब देखिए किस तरीके से सुपर मून और भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने।
तो कश्मीर में भूकंप के तेज झटके को लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि एक के बाद एक लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर 4.9 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। अब कश्मीर में भूकंप के इन तेज झटकों के बाद तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां देखिए किस तरीके से झटके महसूस किए गए और मकान के बाहर खड़े ये वाहन भी हिलते हुए नजर आए। सामने अंदर और बाहर की तस्वीर, जहां एक के बाद एक कश्मीर में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई जा रही है। आपको बता दें, वैज्ञानिक कई बार आशंका जताते हैं कि ब्लू मून के बाद भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और ये मान्यता कश्मीर में सच हुई है। कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल ब्लू मून में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और ये बहुत ताकतवर भी होता है। ब्लू मून के असर से ज्वार भाटा यानी समंदर के जल स्तर में बढ़ोतरी और कमी भी हो सकती है। ब्लू मून का संयोग तब बनता है जब 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे इस बारे में डिटेल आपको देंगे, क्योंकि बात ब्लू मून और भूकंप की कर रहे हैं तो इसका कनेक्शन भी जान लीजिए आखिर क्या है, क्योंकि खबर को समझिए कि ये तीसरी पूर्णिमा का चांद होता है ब्लू मून और चंद्रमा धरती के क्योंकि बेहद करीब आ जाता है और ऐसे में ब्लू मून में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और ब्लू मून से पैदा हुए गुरुत्वाकर्षण बेहद ताकतवर माने जाते हैं। इसका भूकंप से कनेक्शन क्या है, क्योंकि ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से ही भूकंप का डर पैदा होता है और कई बार ताकतवर गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा भी होता है। हालांकि ये कनेक्शन जिस तरीके से सामने आ रहा है उसी के तहत ब्लू मून के बाद भूकंप के तेज झटकों को लेकर खबर कश्मीर से सामने आई है, जहां एक के बाद एक 2 झटके महसूस किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का अब हम रुख कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कोलकाता केस में सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पहले दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी थी। कोलकाता केस में ही इस वक्त आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां बता दें कि अब मामले की सुनवाई सुबह 10:30 बजे होने वाली है, जो पहले 2 बजे होनी थी। सीजेआई की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर स्वतः संज्ञान लिया। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, सुनवाई को लेकर क्या खबर? बिल्कुल सुरभि, देखिए सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हालांकि हाई कोर्ट इस मामले पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और 3 सदस्यीय बेंच इस मामले पर नोटिस कर सकती है और साथ ही इस मामले पर सीबीआई के जो वकील हैं वो पेश होंगे कोर्ट में और जो केस डिटेल्स हैं उसके बारे में अदालत को जानकारी देंगे। ये माना जा रहा है कि अभी तक की जो जांच है सीबीआई की, उसके बारे में पूरी जानकारी अदालत को दी जाएगी और ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कड़ी टिप्पणी राज्य सरकार के खिलाफ करे। हालांकि इसमें ये जरूर देखा जाएगा कि किस तरीके से सीबीआई पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मटेरियल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस के साथ साथ अब मामले पर सुनवाई के दौरान क्या पीयूष राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर भी कोई बड़ी बात कहती है, नजर बनाए रखे। इस बारे में आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत सीबीआई को मिल गई है। आपको बता दें सियालदह कोर्ट में सीबीआई ने याचिका दायर की थी। कोलकाता रेप और हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। इसके जरिए सीबीआई आरोपी के दिमाग की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहती है। पता चलता है सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में इसे लेकर मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दाखिल की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आईपीएस डॉक्टर प्रणव कुमार के अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद इसका गठन किया गया। टीम में मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी वकार रजा, सीआईडी के डीआईजी सोमा दास मित्रा और कोलकाता पुलिस की डीएसपी इंदिरा मुखर्जी भी शामिल होंगी।
वहीं मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 मुख्य कदम उठाए हैं। देश के सभी केंद्रीय अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा से जुड़े तंत्र, सीसीटीवी लाइटिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्यों को भी लिखा गया है। और कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा। वारदात के बाद प्रिंसिपल ने बैठक की थी। सुबह 7 बजे वारदात की जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही सेमिनार हॉल में कर्मचारी घुस गए। आपको बता दें, प्रिंसिपल ने पुलिस को काफी देर से जानकारी दी। आज 5वें दिन भी प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। हालांकि मामले की इन्वेस्टिगेशन के बारे में लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और पूर्व प्रिंसिपल की तरफ से क्या बताया गया है, इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि 9 अगस्त की सुबह 7 बजे वारदात की जानकारी मिली, ये बात सामने रखी गई है और करीबी से पता चला शव सेमिनार रूम में पड़ा हुआ था। सोर्सेस के हवाले से मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जानकारियां सामने आ रही है। जो जानकारी मिलने के बाद कई लोग सेमिनार रूम में घुसे, ये भी बताया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है, वारदात की जानकारी मिलने के बाद एक बैठक को लेकर आ रही खबर और वारदात के काफी देर बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि पूर्व प्रिंसिपल से अभी तक जिस तरीके से पूरे मामले पर सवाल जवाब हुए हैं, संदीप घोष से लगातार 4 दिन पूछताछ को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज ये 5वां दिन होगा जब इन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा और पिछले 4 दिनों में 53 घंटे तक हुई पूछताछ को लेकर भी खबर मिली है। आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल घोष, पूर्व प्रिंसिपल, उनसे लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जितेंद्र, इसमें इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ मटेरियल एविडेंस और इस पूरे मामले पर दिए जा रहे बयान। इसमें इंपॉर्टेंट है पूर्व प्रिंसिपल से हो रही पूछताछ। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले में वो संदीप घोष से पूछताछ है, जो कि लगातार आज भी जारी रहेगी। चौथे जो 5वें दिन भी संदीप घोष को आज के लिए भी समन हुआ है। लेकिन खास बात इसलिए है कि दरअसल जांच के दौरान सीबीआई के सामने एक बात सामने आई कि जिस वक्त मृतका की सुबह डेड बॉडी का पता चला, वो संदीप घोष को अपने एक करीबी के जरिए पता चला और उसके बावजूद संदीप घोष की तरफ से लापरवाही की इंतहा ये थी कि उन्होंने पुलिस को सूचना देने की बजाय अपने स्टाफ के साथ बाकायदा एक बैठक की। इसके अलावा जो पुलिस को सूचना है, यानी कि 7 बजे के करीब उनको खबर मिल चुकी थी डेड बॉडी बरामद होने की, और जो जानकारी थी वो पुलिस को तकरीबन 9:30 बजे के करीब दी गई। तो यानी कि इतना लंबा वक्त तक वहां पर और भी लोगों की मौजूदगी इस स्पॉट पर रही। तो ऐसे में जो सबूत थे या उसके जो फॉरेंसिक एविडेंसेस थे, उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ का डर बना हुआ है। तो लिहाजा सीबीआई इसी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। संदीप घोष पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, इसके अलावा अस्पताल में कई अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। तो तमाम एंगल से फिलहाल सीबीआई संदीप घोष के हर रोज नए तरीके से बयान दर्ज कर रही है। जी बिल्कुल, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर 2 लेटेस्ट खबरें आपके सामने, जहां सीबीआई 5वें दिन भी पूर्व प्रिंसिपल से करेगी सवाल जवाब। वहीं अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10:30 बजे का वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। और विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां कैसे तेज कर दी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जहां हरियाणा के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है, वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राहुल ने कड़े निर्देश दिए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ को इस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। कमेटी राज्य की मौजूदा हालात और मुद्दों का आकलन कर मैनिफेस्टो तैयार करेगी। उधर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी राज्यों के लिए टिकट देने वाली छानबीन समिति को सलाह दी गई है कि कितना भी बड़ा नेता हो, सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएं। मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दें, भले ही उसका नाम बड़े नेता न लें। बाहरी नेता को जीत की संभावना और संसाधन पर टिकट न दें। पार्टी के नेता की जीतने की संभावना है तो प्राथमिकता उसी को दें। We Jammu Kashmir, we are very much for alliance. Our main motive is to defeat BJP in Jammu and Kashmir. We should have a BJP free government in Jammu Kashmir. This is what the Congress Party's preference. So we are open for that. और आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपनी कैब यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। राहुल ने कैब ड्राइवर के परिवार के साथ खाना भी खाया। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। अच्छा, कहाँ के हो?
मैं यूपी से हूँ एटा से। पहचान के बाद भी राहुल गांधी की यात्रा भी जारी रही और उपाध्याय जी के साथ बातचीत भी। बातचीत के दौरान उन्होंने देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ 2 काम कर सकें तो क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये लिखा बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। राहुल गांधी ने बातचीत के बाद अपने संदेश में लिखा है कि हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है, न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार। थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर, हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी से बना दी। आज कमा के गया राशन वाले को देते, कल जो कमा के भाई 4 दिन का इकट्ठा करके यार फीस भरते। राहुल गांधी ने वीडियो में आगे कैब ड्राइवर उपाध्याय के परिवार के साथ भी समय बिताया, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, बच्चों के साथ बातें की। और कांग्रेसी खेमे में हरियाणा विधानसभा चुनाव मैदान में प्रत्याशियों को उतारने की कसरत कैसे शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला इन दिनों हरियाणा में व्यस्त दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सिंह और कुमारी शैलजा, ये दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों ही खुद को सीएम की रेस में भी शामिल मानते हैं। कुमारी शैलजा तो खुलकर ये बात कह चुकी हैं कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। केंद्रीय चुनाव समिति श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी फाइनली निर्णय करेंगे कि वो मेरी अनुग्रह को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, और जो वो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। दरअसल हरियाणा में हुड्डा खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी खुद को राज्य में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं में शामिल मानते हैं। इसी वजह से ये दोनों नेता चुनाव मैदान में उतरने को तैयार बताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली दौरे पर होंगे। राहुल यहां दलित युवक के परिजनों से मिलेंगे जिसकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। दलित युवक अर्जुन पासी के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज सुबह वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सीधे नसीराबाद के पेचवारिया गांव जाएंगे, जहां वो मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नसीराबाद थाना क्षेत्र के पेचवारिया गांव में बीते 11 अगस्त को अर्जुन पासी का किसी नवीन सिंह नाम के शख्स के साथ विवाद हुआ था, जिसमें नवीन को अर्जुन ने कई थप्पड़ जड़ दिए थे। इससे नाराज नवीन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन पासी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज चल रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मृतक के परिजनों से मिल चुका है और अब राहुल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस के साथ भीम आर्मी के लोगों ने भी मुलाकात की है और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। और इस वक्त की बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया ने लेख में खादी की अनदेखी के आरोप लगाए। हाथ से बुने कपड़े से बनता है तिरंगा। 2022 में सरकार ने पॉलिएस्टर से बने झंडे की मंजूरी दी और 2023 और 2024 में पॉलिएस्टर का आयातक देश बन गया भारत। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का ये बड़ा हमला है। तो सोनिया गांधी ने यह लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने खादी की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। यहां लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर renewed call for a हर घर तिरंगा campaign in the week leading up to our Independence Day offers us an opportunity to collectively introspect on our national flag and its significance to the country. His moral duplicity is paying defense to the national flag while pledging allegiance into an organization that has remained indifferent to it is one matter. हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से इस पूरे मामले में आपको बता दें खादी और उसकी पहचान को
खादी को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है, ये बात कही गई है और खादी उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत इस लेख में बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और इस लेख में खादी की अनदेखी के आरोप लगाए हैं और सरकार पर सोनिया गांधी ने ये बड़ा हमला किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पार्टी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने सहित कई वादे किए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इसमें फिर से आर्टिकल 370 और 35 की बहाली का भी वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई, 1 लाख नई नौकरियां और भारत पाकिस्तान की बातचीत की बहाली समेत कई वादे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अब सुरक्षा, एकता और अखंडता के बारे में अधिक समझते हैं और वे मुफ्त की राजनीति में नहीं आएंगे। सभी बातें उन्होंने कही हैं, एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया। और उदयपुर में अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी ठप रहेंगी। इस बीच चाकूबाजी की घटना के शिकार छात्र का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उदयपुर में एक बार फिर तनाव की स्थिति है। 16 अगस्त को चाकू से हमले में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हैं। बताया जाता है कि छात्र की मौत से कुछ समय पहले उसकी बहन ने रक्षाबंधन पर कल अस्पताल में उसकी कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन बहन की रक्षा का भरोसा देने वाला भाई दुनिया छोड़कर चला गया। 4 दिनों बाद उसने कल दम तोड़ दिया। छात्र की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। घटना को देखते हुए अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चाकूबाजी की घटना के बाद शुक्रवार को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, कुछ कारों को आग लगा दी थी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अफवाहों को लेकर एहतियातन लगातार मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद थी। और जम्मू में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान ने अपनी शहादत दी है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें उधमपुर के डूडू की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए। टेररिस्ट के साथ थोड़ा आमना सामना हुआ, एक एक्सचेंज फायर हुआ और उसमें हमारे एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप को जो है इंजरी हुई। इस बीच सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आतंकियों को मार गिराने के लिए चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। इस दौरान दिक्कत ये आ रही है कि इलाका काफी जंगल वाला है, आवागमन के रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस आधुनिक तरीकों और ड्रोन का सहारा ले रही है। यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हमें सामने आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ड्रोन्स का और बाकी जो इंटरवेंशंस हैं उनका इस्तेमाल करके इस थ्रेट को जल्दी से निपटा जाए। बताया जाता है कि जम्मू रीजन में कल हुआ हमला उस इलाके में हुआ जहां कई सालों से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है। और यूपी के भदोही में एक संस्था में काम करने वाली सहायिका का शव वहां एक कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने आत्महत्या इसे बताया है। मामले में परिजनों ने अब तक कोई शिकायत नहीं की। यूपी के भदोही में एक मिशनरी संस्था में नाबालिग दलित लड़की की मौत के बाद हंगामा मचा है। मामला भदोही शहर कोतवाली क्षेत्र के हरियाओं के करुणालय नामक मिशनरी का है, जहां कुशीनगर के हनुमानगंज की रहने वाली नाबालिग लड़की का फांसी के फंदे से लटकता शव बरामद हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि कुशीनगर की रहने वाली नाबालिग की मौत फांसी लगने से हुई है, जिसकी जांच जारी है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई से बालिका की मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है एवं शरीर पर कोई भी जायरा चोट नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण आत्महत्या का परिलक्षित हो रहा है, फिर भी घटना के कारणों के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि मृत लड़की के शव को परिजनों की बजाय वो जहां काम करती थी उस संस्था को सौंप दिया गया और उसके परिजनों को भी अगले दिन मौत की सूचना दी गई। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सतर्क रहने को कहा है और इस बीच देश में इसे लेकर भी कई तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एमपॉक्स मामलों का तुरंत पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि इसके परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को और मजबूत किया जाए। फिलहाल देश में 32 प्रयोगशालाएं एमपॉक्स के परीक्षण के लिए तैयार की जा चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के 3 अस्पतालों राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल को नोडल केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के पास स्थित भूमि बंदरगाहों के अधिकारियों को मंकी पॉक्स के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है और स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO के अपने एक हालिया बयान में कहा गया था कि 2022 में 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,176 मामले सामने आए, जिनमें 208 लोगों की मौत हो गई थी। और भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की डिस्क्वालीफाई वाली अपील खेल पंचायत ने क्यों खारिज की, इसका जवाब आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल में पहुंचने के बाद वजन को लेकर अयोग्य घोषित की गई थी। इसे लेकर खेल पंचायत यानी CAS में अपील की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। खेल पंचायत की ओर से कल जारी की गई रिपोर्ट में CAS ने कहा है कि उसके लिए सभी खिलाड़ी समान हैं और नियम भी स्पष्ट हैं। खिलाड़ियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वजन की सीमा के अंदर रहें। इस तरह के मामले में किसी भी परिस्थिति में कोई छूट नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि CAS के पैनल ने 14 अगस्त को विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई करने वाली एकल पीठ इस नतीजे पर पहुंची कि आवेदक ने अपनी मर्जी से 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में हिस्सा लिया था और वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्रतियोगिता के लिए उसे 50 किलोग्राम से कम वजन बनाए रखना होगा। उनकी अपील पर यह फैसला 3 बार स्थगन के बाद सुनाया गया। जापान के पहलवान यूई सुसाकी पर उनकी शानदार जीत के बाद विनेश को स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा था। सुसाकी इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद क्यूबा की पहलवान को फाइनल में खेलने का मौका मिला था। अमेरिकी सारा एन हिल्डेब्रांट ने गोल्ड मेडल जीता था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूसी धरती पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में और इस बीच पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। इसी बड़ी मुलाकात पर पश्चिमी देशों की भी नजर है। सवाल है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध विस्फोटक दौर में है, तब प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे से क्या कुछ बदलेगा? सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया को आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस की जंग को एकमात्र वही रुकवा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस की जंग अपने चरम पर। कुर्स्क में यूक्रेन के विध्वंसक हमलों के कारण युद्ध भीषण होता जा रहा है। जंग का तेजी से विस्तार होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन ने रूसी धरती को दहला रखा है, रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। रूसी इलाकों में यूक्रेन के बढ़ते हमलों से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन बेहद आग बबूला है। ऐसे वक्त में जब दो परमाणु प्लांट कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया में विस्फोट का खतरा है, ऐसे समय में जब जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अपने विनाशकारी हथियारों से यूक्रेन को रूसी धरती पर विध्वंसक हमले करने की छूट दे रखी,
जब यूक्रेन और रूस दोनों ही देश बारूद से भरे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े तब इस बेहद नाजुक समय में पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया को पीएम के कीव दौरे से शांति की उम्मीद जगी। पीएम मोदी से शांति की उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि भारत शांति कायम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी के कीव दौरे से पहले रूसी धरती कुर्स्क पर यूक्रेन के ताजा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कुर्स्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक समर्पण कर चुके हैं। यूक्रेन ने कई लोगों को युद्ध बंदी बना लिया है। कुर्स्क में बढ़ते ही यूक्रेन के हमलों से कई रूसी नागरिकों को घर छोड़कर भागना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन की इस कामयाबी से रूस बौखला गया है। पुतिन जैसे लीडर के लिए दुनिया में अपनी साख बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती बन गई। ऐसे में पुतिन की सेना ने भी कुर्स्क में यूक्रेन के बढ़ते हमलों का विध्वंसक जवाब दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना पर फैब 3000 बम से हमले शुरू कर दिए। कहते हैं कि 3000 किलो का ये बम जहां भी गिरता है वहां आधे किलोमीटर के इलाके में सब कुछ साफ कर देता है। वहां फिर कुछ भी नहीं बचता है। कुर्स्क में बारूदी विध्वंस के बीच ये भी माना जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन पर पिछले 2 सालों से भी ज्यादा विनाशकारी हमला कर सकते हैं। रूसी पलटवार से यूक्रेन को भी कुर्स्क में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की एरोस्पेस फोर्स और वायुसेना ने कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन की सेना पर सुखोई 34 फाइटर से एक ग्लाइड बम गिराकर कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के कई सेंटर भस्म हो गए। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज से रूस ने 30 इलाके वापस छीन लिए। कुर्स्क में अब चारों तरफ से यूक्रेनी सेना पर रूस बड़े हमले कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बढ़ती रूसी बमबारी ने युद्ध को अब उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां महायुद्ध या शांति, यही 2 विकल्प बचे। पुतिन की छवि रूसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुप्रीम लीडर की है। इसलिए पुतिन से यह उम्मीद करना बेमानी होगा कि वो पीछे हटेंगे या फिर रूस के हमलों को विराम देंगे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि पुतिन कीव का नामो निशान मिटा देने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसकी पश्चिमी देश कल्पना भी नहीं कर सकते। विशेषज्ञों की माने तो खुद यूक्रेन भी ऐसे वक्त में पीएम मोदी की कीव यात्रा को अपने लिए रक्षा कवच की तरह देख रहा है। युद्ध के इसी भीषण दौर में पीएम मोदी शांति दूत की भूमिका में कीव जा रहे हैं। करीब 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूक्रेन दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। उससे पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 30 साल बाद यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की कीव में बातचीत भी होगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे। पोलैंड में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात करेंगे। पोलैंड में 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिसमें 5,000 छात्र भी शामिल हैं। जहां तक पीएम मोदी के कीव दौरे और रूस यूक्रेन युद्ध का सवाल है, भारत हमेशा शांति की बात ही करता आया है और बातचीत के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time
that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. पीएम मोदी के कीव दौरे को दुनिया इसलिए भी बड़ी उम्मीदों से देख रही है क्योंकि पीएम मोदी के रिश्ते पुतिन के साथ बहुत गहरे हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से गहरी साझेदारी है। पीएम मोदी पिछले महीने रूस दौरे पर गए थे तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान बेहद खुलकर शांति बहाली की बात कही थी। पीएम मोदी ने मॉस्को दौरे में अपने दोस्त पुतिन से मुलाकात के दौरान न सिर्फ युद्ध से हो रही तबाही को लेकर चिंता जताई बल्कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए शांति और युद्ध विराम के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी थी। पीएम मोदी ने दो टूक कहा था कि भविष्य के लिए बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है।